Okay, good morning, everyone. I hope you can see the screen and can hear me, right? Please confirm in the chat box. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Okay, ठीक है. तो let us come back to the topic. अच्छा, वो आपने किया पी ब्लॉक का एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर वाला सेक्शन आपको बोला गया था करने के लिए? ओके, तो वो क्या लगता है तुम्हें, ज्यादा रिलेटिवली हो रहा था या फिर उसमें भी ज्यादा दिक्कत ही हो रही थी? Were you able to solve questions? Was that better? Everybody please respond in the chat box. वहाँ क्वेश्चन हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? कुछ तो बोलो. नहीं बोलोगे? नॉट ट्राइड येट. ट्राई नहीं किया? क्यों? ऐसा क्यों? कितने लोगों ने ट्राई किया? हम्म ठीक है, 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज, एक सेकंड, एक्सरसाइज 3 के 50 क्वेश्चन, ठीक है ना? पूरा नहीं हुआ एक्सरसाइज 3? कितने लोगों ने एक्सरसाइज 3 पूरा कर लिया? तो क्या किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे? एवरीडे तो ठीक है, फिर आज ज्यादा लोगों ने नहीं किया है तो वी कैन स्टार्ट विद मेटलर्जी एंड देन वील डिस्कस इट लेटर, ठीक है? ओके, ठीक है, फाइन. तो देखो, एक मेटलर्जी का ओवरव्यू तो तुम्हें पता है ही. मेटलर्जी तुमने पढ़ा है एनसीईआरटी से? नहीं नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं आता, एक्स्ट्रा होगा आप लोगों का. क्या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हो गया कोर्स कंप्लीटली हो गया पूरा? तो लास्ट क्लास से बोल रहे हो सर? ओके, फिजिक्स हो गया है. फिजिक्स में 3 छोटे चैप्टर बाकी हैं. फिजिक्स में सारा कंप्लीट. मैथ्स कल हो जाएगा. फिजिक्स में हाँ, तो वही है ना, बाकी है ना फिर तो. ठीक है, मैथ्स पहले हो रहा है, चलो ठीक है. ये आपका भी देखो यार, काफी छोटे टॉपिक्स हैं. अभी मेटलर्जी है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और तुम्हारे ये सब ऑर्गेनिक में ये सब हो गया. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स हो गया. तो फिर तो सही है, फिर हो गया. ठीक है, केमिस्ट्री में अपने पास बाकी है चैप्टर्स. मेटलर्जी है, डी एफ ब्लॉक है, हाइड्रोजन है और क्वालिटेटिव एनालिसिस है. ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में. मेटलर्जी जी में पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं. अच्छा चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ. मेटलर्जी आपने पढ़ा हुआ है क्या? एवरीबॉडी, मेटलर्जी आप लोगों ने पढ़ लिया है? तो देखो, मेटलर्जी का एक एनसीईआरटी का तुमने रीडिंग डाला है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ओर, व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज मेटलर्जी एंड व्हाट इज माइनिंग. ये सब तो बेसिक चीजें पता है, ठीक है ना? व्हाट इज, हाँ, इसमें ज्यादा मैं लिखवाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो. माइनिंग और मेटलर्जी में अंतर क्या है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड मेटलर्जी? जल्दी जल्दी बता दो. माइनिंग का मतलब क्या होता है और मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? माइनिंग इज एक्सट्रैक्शन, मतलब क्या है, गड्ढा खोद के मिनरल निकालना, दैट इज माइनिंग. और मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? मेटलर्जी का मतलब है उस मिनरल में से, उस ओर में से मेटल निकालना. तो हमें गड्ढे खोदने के प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? बट जो ओर हमें मिला उससे मेटल जो बनेगा उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है ना? ओके, तो डेफिनेशन की तो जरूरत नहीं है ना. इट इज द जनरल, इट इज द प्रोसेस. तुम्हारे चैप्टर जो नाम है ना, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसी को मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है? ये जो चैप्टर का नाम है, दैट इज द डेफिनेशन कि जनरल प्रिंसिपल एंड आई प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर ओर्स, दैट इज मेटलर्जी. ओके, तो अब देखो, ओर्स दो तरह के होते हैं.
ओर्स की हम बात करें तो ओर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव स्टेट के किस में मिलेंगे बताओ? नेटिव स्टेट में मिलता है सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ये सब। और कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऑक्साइड्स हो जाएंगे, सल्फाइड्स हो जाएंगे, एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली रिफाइनिंग करते हैं और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? सबसे पहला स्टेप क्या है? ये लिखना है कि कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल? यू वांट टू राइट दिस? ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो स्टेप्स जो हैं मार्क कर सकते हो एनसीईआरटी में, बट ये कोई जनरल चीज है, एनसीईआरटी में भी नहीं हो गई, बहुत बेसिक चीज है। स्क्रॉल अप करूं? एक सेकेंड। डन? ओके डन, अभी हो गया सबको? ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या है, तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रोसेस होता है जनरली? कुछ जनरल प्रोसेस होता है क्या एवरीबॉडी? स्टेप्स इन्वॉल्व कोई जनरल प्रोसेस है? तो देखो सबसे पहली चीज जो है उसमें पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर का मतलब क्या है? ओर को कपड़े वगैरह पहना के क्या तैयार करते हैं? जैसे मान लो, सी, जैसे तुम्हारा कोई आयरन का ओर है तो उसके साथ जो बाकी इंप्योरिटी होगी उसको हटाना होगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, बोल सकते हो, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर। मतलब जैसे तुम्हारे पास हेमाटाइट एक ओर है आयरन का, तो तुम चाहोगे कि हेमाटाइट हो, बाकी सारे नहीं हो। ये लेट से सपोज हेमाटाइट क्या होता है बताओ? Fe2O3 होता है ना। तो Fe2O3 के अलावा जो भी मिनरल है उसको तुम हटाना चाहोगे ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तुम्हें आयरन निकालना है और तुम्हारा प्राइमरी ओर हेमाटाइट है Fe2O3, तो तुम चाहोगे कि Fe2O3 के अलावा जो भी चीजें ओर के साथ हैं वो हट जाए। तो इसका मतलब यही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड impurities फ्रॉम द ओर। जो भी impurities हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है उसको हटाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रेसिंग ऑफ ओर। डन एवरीवन? ये तो समझ में आ रहा है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एक और नाम, इसका एक नाम है बेनेफैक्शन। एनसीईआरटी ने यूज किया है ये टर्म, बट ये यूज कम होता है, ठीक है। अब इसमें एक जो इम्प्योरिटी होते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ एवरीबॉडी? इम्प्योरिटी का एक नाम होता है एंड दैट इज कॉल्ड गैन। नाम सुना है ये एवरीबॉडी? ये पढ़ा होगा 10th में, नाम सुना ही होगा, गैन। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वी विल बी स्टडीइंग देम सून, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब देखो इस स्टेप के बाद जब कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग तुमने कर दिया, तो अब तुम्हारे पास मान के चलो Fe2O3 चाहिए था, तुम्हें Fe2O3 मिला है, तुम्हें आयरन निकालना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहला स्टेप था, तुम्हारे पास ओर था जिसमें इम्प्योरिटी था। अब तुमने सपोज अपने प्राइमरी ओर जैसे Fe आयरन की बात कर रहे हैं तो Fe2O3 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको आयरन में कन्वर्ट करना, राइट, और वो भी सस्ते से सस्ते तरीके से। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट मेथड, जैसे ये तो मान लो ऑक्साइड है,
सपोज कोई और रहता एलिमेंट, जैसे सपोज FeS2 रहता या फिर FeCO3 रहता, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते पता है एवरीबॉडी? नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, वी कुड हैव कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। ये समझ में आ रहा हो? समझ में आ रहा है सबको कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? एवरीबॉडी कोई बता सकता है कि व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड? देखो ऑक्साइड्स को इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर ऑक्साइड्स इजीली अवेलेबल हैं। थर्मोडायनेमिकली भी हम एलिंघम डायग्राम में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, पायरोमेटलर्जी करके एक टॉपिक होगा कि कैसे ऑक्साइड्स को हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं और वहां थर्मोडायनेमिक क्या क्या बेनिफिट्स होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ये बोलेंगे इट इज इजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड, इट इज easier to reduce oxides। ठीक है, तो ऑक्साइड में होता है फायदा ये है कि ऑक्साइड में रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा कन्वर्ट करना। लिखना है इसको, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी, कैन आई स्क्रॉल डाउन? तो अब देखो ये तो यहां तक हो गई, एक और प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने यहाँ बात कर ली है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग की बगैर अप, स्क्रॉल अप करूं, राइट डाउन, ये सब एनसीईआरटी में नहीं, सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, जो एनसीईआरटी में होगी आई कंफर्म। ठीक है, देखो अभी इन सारी चीजों के लिए ना, यदि तुम मेंस लेवल के लिए पहले सोचो तो एनसीईआरटी ही पहले पढ़ो, बट अपन जब पढ़ेंगे तो हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, याद करने वाला टॉपिक तो है ही ये। आगे बढ़ जाते हैं। ओके ठीक है, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, नेक्स्ट होता है स्टेप होता है क्या, रिडक्शन ऑफ ओर। रिडक्शन ऑफ ओर, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन का मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास FeCO3 था, तुमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया सपोज, फिर इसको तुम रिड्यूस करोगे, कोई भी कार्बन से कर सकते हो, तो तुम्हें आयरन मिल जाएगा। तो अब रिड्यूस करोगे तो तुम्हें आयरन मिलेगा, और लास्ट स्टेप क्या होता है, रिफाइनिंग। मतलब जो आयरन मिलेगा इस स्टेप में वो पूरा प्योर थोड़ी होगा, तो उसको रिफाइन करेंगे ताकि फाइनली तुम्हें आयरन मिले। तो ये स्टेप्स हैं एवरीडे, ये आई थिंक तुम्हें पहले भी पता होगा, ये क्लास 10th में भी पढ़ाते हैं स्टेप्स इन वर्ड। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर रिडक्शन करेंगे और रिफाइनिंग करेंगे। बेसिक जो चीजें आपने 10th में पढ़ी थी वैसी ही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज कर लेते हैं, उसका कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के भी कंसेप्ट यूज करने हैं, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स भी यूज करना है, तो वही चीज है, थोड़ा सा अलग लेवल पे चल रहा है। ठीक है, उसी का ब्रॉड बेस में पढ़ेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो स्टेप्स हो गए, राइट? कैन आई मूव अहेड एवरीवन, प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, हम मूव करते हैं अभी। ओके अभी यहाँ पर कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी है, जैसे डू यू नो व्हाट इज फ्लक्स एंड व्हाट इज स्लैग? एक होता है टर्म, एक होता है फ्लक्स और एक होता है स्लैग। फ्लक्स क्या होता है सबको पता है एवरीबॉडी? व्हाट इज फ्लक्स एंड व्हाट इज स्लैग? नो 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 नो, एक्चुअली देखो क्या है, फ्लक्स और स्लैग हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डिफरेंट थिंग, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स वो अलग चीज है भैया। ठीक है, देखो सपोज तुम्हारे पास ओर है, तो ओर में होता है गैंग, ठीक है, और प्योर ओर। इज दैट क्लियर? तो अब ये गैंग क्या है बताओ, व्हाट इज गैंग? गैंग इज द इम्प्योरिटी, राइट? अब फ्लक्स ऐसी चीज है जिसको तुम डालोगे तो गैंग के साथ रिएक्ट करेगा और प्योर ओर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा और बनाएगा स्लैग। दिस स्लैग कैन बी रिमूव्ड इजीली, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब ये बेसिकली फ्लक्स इज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन रिमूविंग द इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास
जैसे फ्लक्स में डिफाइन कर लेता हूँ. व्हाट इज फ्लक्स? इट इज a chemical substance which reacts with gang to form a substance which can be removed easily. ठीक है? To form a substance which can be removed easily. राइट डाउन, इसको लिखिए. Done, everyone? ओके, तो स्क्रॉल करो नीचे में. ओके, ठीक है. डन, ओके, फाइन. सो अभी देखो क्या है, फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं. फ्लक्स बेसिकली दो प्रकार के. व्हाट आर दोज थिंग्स? पहला है एसिडिक फ्लक्स. देखो एसिडिक फ्लक्स का मतलब समझ रहे हो? ये खुद एसिडिक होगा एंड इट विल रिएक्ट विद बेसिक इंप्योरिटी. ठीक है? इट इज इटसेल्फ एसिडिक, इट इज इटसेल्फ acidic and reacts with basic impurities. ये जो है वो बेसिक इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करता है. जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास FeO है, ठीक है, जो कि गैंग है. मतलब सपोज FeO किसी के साथ होगा, SiO2 के साथ, सपोज किसी भी और के साथ प्रेजेंट है. ठीक है? अब ये जैसे कॉपर के साथ है, तुम्हारा CO2 ये और है, तो ये तो गैंग हुआ. तुमने SiO2 डाला, राइट? SiO2 अब ये फ्लक्स है, हीट किया तो तुम्हें मिल जाएगा FeCl SiO3 एंड दिस इज सिलिकेट, ये हो जाएगा स्लैग. ठीक है, इसको निकाल सकते हैं. तो बेसिकली फ्लक्स इज समथिंग व्हिच रिएक्ट्स विद इंप्योरिटी. और एसिडिक फ्लक्स का मतलब खुद एसिडिक होगा और बेसिक इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है? और जो कंपाउंड बनाएगा उसको बोलते हैं स्लैग. तो स्लैग इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी रिमूव्ड इजीली, राइट? तो ये एक तरह से कंसंट्रेशन के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है ना? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? अरे मेटलर्जी क्लास 12th में है भाई. मेटलर्जी क्लास 11th में है, 12th में है. एवरीबॉडी एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक यूनिट में है? 12th में, 11th में, ये तो पता ही होना चाहिए. एफई, वराद इज आस्किंग FeO से Fe निकाल सकते हैं क्या? क्या लगता है तुम कैसे कर लोगे इतना? अच्छा, FeO से Fe सेपरेट कर सकते हैं क्या? एवरीबॉडी जरा सोचो, FeO से Fe सेपरेट कर सकते हैं हम नॉर्मल मेथड से? अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो, हाइड्रोजन गैस होता है और वाटर होता है लिक्विड. तो तुम्हें लगता है कि हाइड्रोजन से जब पानी बनता है तो वाटर की प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन वहां पे? हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता. ये समझ रहे हो? यार ये तो कॉमन सी बात है ना. अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शादी हो गई और वो बन गए पानी, तो अब वो हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो उनकी दुनिया बदल गई है. ये तो बेसिक चीज होता है ना एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंट. कि जब कंपाउंड बनता है तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज वो भूल जाता है और नई प्रॉपर्टी शो करता है, राइट? रिटर्न एवरीवन. तो FeO को तुम नहीं सेपरेट कर सकते हो, दे आर दिस इज अ कंपाउंड.
if you will give one reaction. Written everyone? आगे scroll करें. ओके, बेसिक फ्लक्स समझ रहे हो क्या होगा? ये खुद बेसिक होगा और एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, जैसे मान लो SiO2 है, ये तुम्हारा इस बार गैंग है, दिस इज द इम्प्योरिटी गैंग. ठीक है, और इस बार तुमने फ्लक्स यूज किया SiO2, अरे SiO2 बोल रहा हूँ, MgO, ये तुम्हारा फ्लक्स है. तो ये क्या बन जाएगा? MgSiO3 एंड दिस विल बी योर स्लैग. ठीक है, तो राइट इट डाउन. डन एवरीवन? ओके, एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. नाम सुना है एवरीबॉडी? स्मेल्टिंग, स्मेल्टेड आयरन तो नाम सुना होगा, या फिर जानकारी तो होगी. स्मेल्टिंग बताओ क्या है? देखो, स्मेल्टिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. यदि तुम इंजीनियरिंग वाकई एज ए ब्रांच चूज करते हो तो स्मेल्टिंग का डेफिनेशन वहां पे तुम कुछ अलग ही पढ़ोगे. ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी. स्लैग अभी भी रहता है. तो अभी स्मेल्टिंग का सोचो क्या करना है. व्हाट इज द मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग? बताओ. देखो, बेसिकली कन्वर्टिंग द, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्लैग. देखो क्या है, डिफाइन तुम करोगे तो यही है कि इट इज, इसको एक्चुअल डेफिनेशन तुम पूछोगे ना, कि तुम इंजीनियरिंग में यदि जाके मेटलर्जी चूज करोगे तो एक्चुअली डेफिनेशन ये होता है कि स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ये तो पूरा डेफिनेशन दे देते हैं, सब कुछ स्मेल्टिंग ही बोलते हैं, क्योंकि सारा पिघले हुए स्टेट में ही होता है, मोल्टन स्टेट में ही होता है. तो एक्चुअल डेफिनेशन तो यही मिलेगा तुम्हें. यदि तुम गूगल भी करते हो तो यही मिलेगा. इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर, या फिर इट इज अ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, पूरे प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें मोल्टन स्टेट में ही होती हैं जो ओवरऑल रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे हम वही बोलेंगे, इट इज, इसको हम जस्ट ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्लैग इन मोल्टन स्टेट. रिमूविंग स्लैग इन मोल्टन स्टेट. ठीक है, तुम गूगल करो इसका डेफिनेशन तुम्हें क्या मिलता है. गूगल किया सबने? एवरीबॉडी किया? नहीं नहीं, देखो मैं देखता हूँ क्या है. स्मेल्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, अब उसके बाद जो लाइन लिखी है गूगल पे, स्मेल्टिंग यूजेस हीट एंड केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट टू डिकम्पोज द ओर, ड्राइविंग ऑफ अदर एलिमेंट्स और गैसेस और स्लैग एंड जस्ट लीविंग बिहाइंड द मेटल. ठीक है, तो ये तो पूरा मेटलर्जी ही बोल रहे हैं ना, इसके लिए डेफिनेशन तो पूरा मेटलर्जी को स्मेल्टिंग ही बोलते हैं. यहाँ पे हम इतनी ही बात करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी देखो क्या है, आगे बढ़ जाए. ओके, अच्छा अब देखो सब कॉमन ओर्स. राइट. अच्छा देखो, मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होता है? कुछ कॉमन ओर्स के नाम. इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो ये कि तुम्हें ओर के नाम ही याद नहीं रहेंगे तो कैसे काम करोगे. ओर के कॉमन नाम पे क्वेश्चन आते हैं, पता है ना ये एवरीबॉडी. ओर के जो कॉमन नेम होते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ऐसा नहीं लिखेगा Al2O3 का एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन बोलेगा, या बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन बोलेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ओर के नाम याद हो. यदि आपको ओर के कॉमन नेम याद नहीं है
तो मेटलर्जी गया, मान लो कुछ नहीं हो सकता फिर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। What is the most abundant mineral in the earth crust? Everybody please respond in the chat box. Most abundant earth crust में मिनरल क्या होता है? बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट बड़ा एल्यूमिनियम का जो ओर है ना, एल्यूमिनियम का ओर, पहले तो एनसीईआरटी वाली बात कर लेंगे, दैट इज Al2O3, इसको नाम देते हैं एल्यूमिना। इट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मिनरल है वो Al2O3 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? बट एल्यूमिनियम क्या बहुत सस्ता मेटल है, तुम्हें क्या लगता है एल्यूमिनियम से सस्ता कोई मेटल नहीं होता? इस हिसाब से तो सबसे सस्ता होना चाहिए एवरीबॉडी। एल्यूमिनियम जो है इतना ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो इतना महंगा क्यों है? तो इसका देखो रीजन, इसकी कहानी है। यूरोप में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन, देखो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये कार्बन रिडक्शन से रिड्यूस होता ही नहीं, तो इसका जो रिडक्शन का प्रोसेस है ना वो काफी महंगा हो गया, और लोगों को एल्यूमिनियम Al2O3 से एल्यूमिनियम निकालने में काफी खर्चा हो रहा। ठीक है, तो इट वाज अ बिग चैलेंज एट दैट टाइम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है मेटलर्जी में, वो होता है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। तो एल्यूमिनियम की कहानी ऐसी है ना कि यूरोप में, आई डोंट नो द रीजन जहाँ पे राजा की बात हो रही है, बट वहाँ कहानी सुन लो, तुम्हें याद रहेगा एक्चुअली। तो कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन वाज अ बिग चैलेंज, एल्यूमिनियम निकल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो लोग पहले सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। ठीक है, सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, पर जब पहली बार एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हुआ और लोगों ने एल्यूमिनियम निकाला, ऑब्वियसली थ्रू हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस, तो राजा महाराजा बर्तन जो है अपने सोने चांदी के वो हटा करके उसके बाद एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाने लगे। बट 10-12 साल के बाद जब एल्यूमिनियम बिकेम कॉमन अमंग पीपल, देन एल्यूमिनियम बिकेम कॉमन अमंग बेगर्स। अब वो भिखारियों के बीच में पॉपुलर है, जेल में भी एल्यूमिनियम के ही बर्तन में खाने मिलते हैं। आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, बट ये एल्यूमिनियम की कहानी है, विल स्टडी कैसे निकालते हैं इसको। तो एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम वाला ही है। तो ये तो एनसीईआरटी वाली बात है। नाउ नेक्स्ट चीज है एक काओलिनाइट, एक फॉर्म ऑफ क्ले है। क्ले का इसमें बेसिकली तुम्हें पूरी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, दिस इज Al2, एनसीईआरटी के हिसाब से चले, दिस इज Al2OH4 Si2O5। तो ये बेसिकली एक सिलिकेट है जिसमें हाइड्रेटेड सिलिकेट होता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी, अच्छा एनसीईआरटी वाले जो है वो तो तुम्हारे पास लिखे ही होंगे ना, उसके अलावा क्या क्या याद करने हैं वो मैं लिख देता हूँ। देखो हेमाटाइट तो पता ही है तुम्हें, तो देखो ये मैं एनसीईआरटी वाली पढ़ लेता हूँ एक बार। बॉक्साइट सबको याद है, अरे तुमने क्लास 10th में भी तो कुछ पढ़े ही होंगे ना, और क्लास 10th में तो कुछ और पढ़े थे ना, ये पहली बार बिल्कुल नया सुन रहे हो? क्लास 10th में नहीं पढ़े थे मेटलर्जी? क्लास 10th में मेटलर्जी होता है हल्का सा। स्क्रीन शेयर करूं मैं? टाइम लगेगा ना उसमें, मेरा पीडीएफ मुझे डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ इससे अच्छा। देखो हेमाटाइट ये है, मैग्नेटाइट ये है, मैग्नेटाइट इज दिस Fe3O4, ओके, एंड देन यू हैव सिडराइट। एक मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल देता हूँ तुम्हारे, वो चलेगा क्या एवरीबॉडी? उसमें उसको एक बार देखोगे? ठीक है, ठीक है, we'll just do that। नहीं नहीं, एल्यूमिनियम के ओर में कॉमन एल्यूमिनियम मेटल के बारे में लिखा है। आई शेयर फोटो, ठीक है, ग्रुप में एक फोटो शेयर करता हूँ।
जस्ट मिनट, इट इज शेयर्ड, मिला एक फोटो। एक्चुअली इसमें सारी वो लिस्ट है जो आपको पढ़नी है। अब इट मे सीम टू बी अ लॉन्ग लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट लग रही है आप लोगों को, आई थिंक मिल गई होगी। ओके, ये लिस्ट वाकई मतलब जेन्युइन लिस्ट है जिसमें आपको पढ़ना चाहिए इतना जो लिखा है। इसमें भी मैं बोलूंगा इसमें। अभी देखो क्या है, ये लिस्ट का तुम्हें एक चार्ट बनाना है या फिर इसको लिख लेना है और अपने पास चिपकाना है। दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच नीड टू बी रिमेम्बर्ड। इसमें क्या है ना, एक और दिक्कत ये है कि इसमें ऐसा कोई निमोनिक नहीं बन पाता है, क्योंकि ऐसा कोई सीक्वेंस ही नहीं है ना इसमें। हर किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे नॉर्मली हम एक ट्रेंड पढ़ते हैं तो निमोनिक बनता है क्योंकि एक सीक्वेंस होता है। यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेंड है ही नहीं ना, ये तो इंडिविजुअल नाम है जो याद रखने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। जैसे ऑक्साइड ओर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड ओर में जैसे ऑक्साइड ओर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें एक लिखा है अलग से, दैट इज क्रोमाइट ओर। नहीं, एनसीईआरटी वाली बात तो ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बहुत सारे ओर्स पढ़ने हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो है ही, उसके अलावा आपको और भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। क्यूप्राइट जानते हो ना, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, अच्छा। बॉक्साइट, क्यूप्राइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इतना तो पहले पढ़ा होगा। बॉक्साइट इज Al2O3, क्यूप्राइट होता है Cu2O, मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। इतना तो पहले से पता होगा ना एवरीबॉडी, इतना तो पहले से पता होगा। अब ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको याद करना होगा। ये नाम होते हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये नाम याद करना पड़ेगा। इसको एक चार्ट पेपर पे बनाओ और चिपका लो सामने। ठीक है, इसका तो सीधा सा तरीका है। देखो, इसको याद करने का तरीका यही होता है कि हम जैसे कि चीजों को बार बार देखते हैं ना, तो चेहरे हमें याद हो जाते हैं। अब किसी का चेहरा याद रखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट हम याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये नाम भी आपको याद रहेगा, प्रोवाइडेड आप इसको बार बार देखो। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि इस चीज को वहां पे चिपकाओ जहां तुम रोज जाते हो या फिर रोज रखते हो। ऑब्वियसली रोज देखो। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या है। देखो, अभी बात है कि नेक्स्ट आता है कैसिटराइट। कैसिटराइट SnO2, ये इंपॉर्टेंट है। पाइरोल्यूसाइट MnO2, ये एक्चुअली डी ब्लॉक में आएगा। पाइरोल्यूसाइट मैंगनीज का ओर होता है। तुमने देखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब HCl का जब ऑक्सीडाइजेशन कर रहे थे तो MnO2 यूज कर रहे थे, तो पाइरोल्यूसाइट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। HCl से Cl2 बना रहे थे तो ऑक्सीडेशन में MnO2 यूज कर रहे थे। यू कैन सी दैट, हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था। तो पाइरोलिसॉइड इज अगेन इंपॉर्टेंट। पिच ब्लेंड छोड़ सकते हो, जिनसाइट इंपॉर्टेंट है, ZnO। ठीक है, ZnO। अब इसमें दो नाम मैंने और ऐड किए हैं, एक होता है क्रोमाइट और FeCr2O4, और जो पेन से लिखा होगा, और एक है वोल्फ्रामाइट FeWO4, ये टंगस्टन का ओर है। ये भी याद रखना है। अब ज्यादा हो गया क्या एवरीबॉडी? ऑक्साइड में ही ज्यादा हो गया क्या? हाँ, तो ये याद करना है आपको, ऑक्साइड वाला तो प्रायोरिटी पे रखना है। तो इसको डेली पढ़ना है। हालाइड में रॉक सॉल्ट जानते हो NaCl होता है। कार्ना, देखो कार्नालाइट, देखो प्रायोरिटी पे कौन कौन से याद करना है वो मार्क कर लो। टंगस्टन लिखा है ना, पेन से ऊपर लिखा है ना, FeWO4। नहीं मिला तुम्हें? वुल्फ्रामाइट WOLFRAMIT, टंगस्टन। कैसे मार्क करें? इमेज में एडिटर होता है, उसमें मार्क कर लो या फिर लिख लेना बाद में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर।
देखो अभी हाइलाइट में आपको NaCl तो याद रखना ही है, क्रायोलाइट याद रखना है, ये दोनों तो आपको शायद पता भी होगा। अरे NaCl का रॉक सॉल्ट और क्रायोलाइट तो तुम्हें पता भी होगा ना, ये पता ही नहीं है? ये तो पता ही है, इसको बाकी रहने दो अभी, पहले ये प्रायोरिटी पे याद करो। फिर सल्फाइड और में कॉपर पाइराइड्स, कॉपर ग्लांस, सिनाबार और गैलेना और जिंक ब्लेंड, यानी ऑक्साइड सल्फाइड वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सल्फाइड वाले सारे नाम याद है तुम्हें? कॉपर पाइराइड CuFeS2, कॉपर ग्लांस, सिनाबार, गैलेना, जिंक ब्लेंड और अर्जेंटाइट, कॉपर वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं। सल्फेट छोड़ दो, सिलिकेट छोड़ सकते हो, नाइट्रेट छोड़ सकते हो, बट कार्बोनेट नहीं छोड़ सकते हो। देखो कोशिश तो तुम्हें करनी है कि ये पूरी लिस्ट याद हो, बट प्रायोरिटी में तुम्हें ऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड और कार्बोनेट ही रखना है। ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ये तीन प्रायोरिटी पे रखने हैं, पहले ये याद करनी है। कार्बोनेट में मैग्नेसाइट जानते हो, MgCO3 होता है, डोलोमाइट इज CaCO3.MgCO3, कैलामाइन इज ZnCO3, मैलाचाइट, लाइमस्टोन तो पता ही होगा कैसी, ठीक है। अच्छा, कॉपर, कॉपर के बर्तन देखे हैं सबने? एवरीबॉडी, कॉपर के बर्तन, हाउ मेनी ऑफ यू यूज देम इन योर हाउस? घर पे यूज करते हो, खाना उसी में खाते हो, या फिर जग वगैरह आता है कॉपर का, तो उसके सरफेस को कभी देखा है? उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की रस्टिंग होती है। ये थोड़े पुराने बर्तन हैं जो तुमने देखे हैं कॉपर के आदि वाटर जग वगैरह कुछ भी बर्तन हो तो उसमें ग्रीन कलर की एक रस्ट के डिपोजिशन लग जाती है, देखिए ये, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट, एंड दैट इज मैलाचाइट, CuCO3.COH होल ट्वाइस। एक्चुअली कॉपर हाइड्रोलाइज होने लगता है धीरे धीरे, और उसमें ऐसे भी सोच सकते हो ना कि CuCOH होल ट्वाइस बनता है और उसके बाद फिर वो डबल सॉल्ट बन जाता है। सो दैट इज ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, एंड दैट इज CuCO3.COH होल ट्वाइस। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखो प्रायोरिटी पे क्या क्या रखना है, प्रायोरिटी पे रखना है आपको ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट को। हाँ, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का यार नहीं बोल सकता, बिकॉज वो सिर्फ कॉपर का बना है, कैसे बोल सकता हूँ? आई डोंट नो कंप्लीट अबाउट स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये उसमें क्या एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है, इसलिए अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लाइमस्टोन CaCO3, हाँ तो लाइमस्टोन तो CaCO3 है ना, लिखा होगा लाइमस्टोन। वो CuCO3 है क्या? CaCO3 कर लो गलती से, लाइमस्टोन इज सी, हाँ वो CaCO3 है, प्रिंटिंग का मिस्टेक है वो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये और हो गए। अब हमको याद क्या क्या करना है, प्रायोरिटी पे हमें याद रखना है ये तीन, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। ये प्रायोरिटी पे रखने हैं, यदि ये याद हो जाता है तो बाकी देखने हैं। आगे बढ़ जाए। रेडी, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अब देखो आगे की चीजें जो हमें पढ़नी है उससे हमें मेथड्स पढ़ना है। जैसे मेथड्स इन्वॉल्व इस चैप्टर में, पॉजिकल, पॉजिकल मतलब लॉजिकल या पॉजिकल, क्या बोलना चाह रहे हो? लॉजिकल, अरे देखो इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं होता है, मेथड्स होते हैं, तो उसमें जो चीजें होती है वो तो याद करनी पड़ेंगी ना, लॉजिकल ही है ये, एक्सेप्शन वाली बात यहाँ नहीं है। अरे जैसे मान लो तुम्हें यदि सिर्फ याद ही करना है, जैसे तुम नए, सपोज तुम कॉलेज में गए और एक बैच में 130 बच्चे हैं और तुम्हें सबसे दोस्ती करनी है, तो सबसे पहले सबके नाम याद करने पड़ेंगे ना, तो अब नाम याद करना पड़ रहा है, वो कोई एक्सेप्शनल चीज तो नहीं है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद करना ही है इसमें। और मेथड्स हैं वो पूरी तरह से लॉजिकल है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, बट जो मेथड्स हैं वो याद करने का काम तो है ही। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल आते हैं एडवांस में, वन
यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर साल एडवांस में। कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। देखो कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और ये चैप्टर मतलब ऐसा बुरा नहीं है, थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा, बट चैप्टर ठीक ठाक है, लॉजिकल है, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। कुछ मेथड जो है एक्सट्रैक्शन के वो ठीक है। तो देखो सबसे पहला मेथड तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है एवरीबॉडी। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी में धो देते हैं, जो पानी में घुल जाएगा वो निकल जाएगा और बाकी बच जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है एवरीबॉडी, ये तो समझ रहे हो ना। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन समझ रहे हो, कुछ और ऐसे होते हैं ना जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी में फोटो बनाया हुआ है, जो कि अट्रैक्ट नहीं होते। तो अब ये से जो वोल्फ्रामाइट है, जैसे FeWO4 है वोल्फ्रामाइट, ये मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेट की तरफ चला जाएगा। और बाकी सपोज तुम्हारे पास सिलिका है तो ये नॉन मैग्नेटिक है, तो ये सेपरेट हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक और है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो क्या है इसके बाद, जो नेक्स्ट चीज आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ये तुमने खुद से पढ़ा है, समझ में आया तुम्हें क्या हो रहा है एवरीबॉडी? दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। तो बेसिकली बताओ इसको किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर लो नीचे में। हाँ बताता हूँ श्रेयस की क्या क्या याद करना है यहाँ पे। देखो इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर, सबसे पहले तो ये। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो तुम्हें गैंग रिमूव करना है। तुम्हारे पास एक सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर के साथ गैंग भी होगा, तो इसमें जो गैंग है वो हटाना है। अब इसमें क्या है कॉमन प्रिंसिपल, क्या यूज करते हैं? फ्रोथ मतलब समझते हो ना क्या होता है एवरीबॉडी, व्हाट इज फ्रोथ? फ्रोथ क्या होता है? झाग। तो अब झाग को तराएंगे, यही है ना एवरीबॉडी, झाग तराना यही है ना फ्लोथ, फ्रोथ फ्लोटेशन। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है, क्या प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो ओर है, ओर मान लो गैंग ऑक्साइड्स रहते हैं, ज्यादातर गैंग जो होते हैं ना ऑक्साइड्स रहते हैं किसी न किसी के, तो ऑक्साइड्स जो हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इसको एनसीईआरटी लिखता है वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, भिगाने का तरीका। समझ में आ रहा है? भिगाना मतलब क्या हुआ एवरीबॉडी? भिगाना मतलब क्या हुआ? भिगाना मतलब एक काइंड ऑफ हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? घुलाना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने यूज किया है टर्म वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑक्साइड्स किस में जाते हैं एवरीबॉडी? ऑक्साइड्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आप ये बात समझ पा रहे हो? ऑक्साइड्स जो हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, बट जो सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं वो सोल्यूबल नहीं होते पानी से, ज्यादा तेल में सोल्यूबल होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन ऑयल। तो इसको कौन भिगाएगा? इसको भिगाएगा पानी। और इसको कौन भिगाएगा? दिस इज वेट बाय वाटर एंड दिस इज वेट बाय ऑयल। ये समझ में आ रहा है? यही चीज है और इससे ज्यादा कुछ नहीं यार, इधर ऊपर मैंने वाटर लिख दी, ऑयल लिख दिया, सॉरी। दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर, ये ऑयल है और ये वाटर है। समझ में आ रहा है? लिख लो एक बार, यही मेन प्रिंसिपल है। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? अरे सल्फाइड ज्यादा कोवलेंट होगा और ऑक्साइड ज्यादा आयनिक होगा, ये तो बिल्कुल चमकनी चाहिए फजान रूल के हिसाब से। रिटन एवरीवन? ओके, तो अब ओके राइट डाउन।
डन, ओके। तो कैन आई मूव डाउन नाउ? ठीक है। अब देखो करते क्या है, मेथड में बता देता हूँ। मेथड एनसीईआरटी ने जो फोटो बनाया है उसको ही बना लेते हैं वापस। देखो एनसीईआरटी की जो फोटो है कुछ इस तरह से, मेरी डायग्राम थोड़ी सी बुरी रहेगी और आप लोग इस पे नहीं हंसेंगे, है ना? ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक एजिटेटर यूज करते हैं। एजिटेटर मतलब समझ रहे हो? एवरीबॉडी डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजिटेटर? एजिटेटर इज समथिंग जो कि जिसको वैसे मान लो घुमाओगे, ये रोटेट करेगा, राइट? ये घुमाते रहेगा। तो इसका यूज क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ बन गया फ्रोथ, जो कि तैर रहा है। ठीक ठाक ही डायग्राम बना है, उतना बुरा नहीं बना है उतना। देखो अब यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे पल्प डाल देते हैं ओर का, यहाँ पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल, ठीक है, और एजिटेट करते रहते हैं। तो अब होगा क्या, देखो अब जो देखो पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल डाला, तो अब तेल जो होता है ना वो हल्का होता है, तो तेल के साथ जो सल्फाइड ओर है, तेल के साथ जो सल्फाइड ओर है वो घुल जाएगा, और तेल के साथ ऊपर आके यहाँ पे फ्लोथ बनाएगा, झाग। ये समझ में आ रहा है? सल्फाइड और जो है वो पानी में, तेल में ज्यादा घुलेगा और उसके साथ निकल जाएगा। और ये एयर बबल्स डाल रहा है ना ऊपर से, एयर डालने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है? तेल के साथ ये और हल्का हो जाएगा। ये यदि एयर डालोगे तो एयर बबल्स की वजह से ये तेल और हल्का हो जाएगा और आसानी से झाग बनेगा, ये फ्रोथ ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर से तेल डालेंगे और के साथ, और यहाँ झाग बनेगा, और झाग को ऊपर से सेपरेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? फ्रोथ को सेपरेट, फ्रोथ फ्लोटेशन में फ्रोथ क्या है, इट कंटेन्स सल्फाइड ओर। ये क्या करता है, सल्फाइड ओर। तो फ्रोथ बनता जाएगा और फ्रोथ को निकालते जाएंगे, फिर तेल डालेंगे और के साथ, फिर से सेपरेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब तेल डालो और निकालो, यही तरीका है ना? ओके। अब एक बात बताओ, इसमें भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे इसमें कुछ होता है करेक्ट कलेक्टर्स और फ्लोथ फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। कलेक्टर क्या है बताओ? कलेक्टर है यहाँ पे एक चीज। कलेक्टर क्या क्या होते हैं, एक होता है पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स और जैंथेट्स। एवरीबॉडी जैंथेट्स जानते हो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक में जैंथेट पढ़ा है? अरे जैंथेट जैसे तुमने ये पढ़ा है ना, COO-, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है? तो एक जो कॉमन जैंथेट है, आई विल टेल यू, दिस इज सोडियम इथाइल जैंथेट। एस्टर का ग्रुप होता है एक्चुअली में, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। दिस इज, जैसे ये देखो सोडियम इथाइल जैंथेट है, सोडियम इथाइल जैंथेट। तो ये हो गया एक जैंथेट। तो अब इनका काम क्या है, एनसीईआरटी में ये दिया है तो इसलिए जैंथेट मैंने बताया। अब जैंथेट जो है ना, जैंथेट ये करते क्या है, इनहांस, दे इनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल। ये इंश्योर करते हैं कि जो मिनरल है वो मतलब तेल में ही जाए। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये पानी में ना घुले, ये काम है इनका इंश्योर करना। तो एक तरह से जो टेक्निक है उसको और बेहतर बना रहे हैं, राइट, ताकि ये पानी में घुले ही नहीं। और ये हो गया कलेक्टर का काम। और फ्लोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं बताओ? नॉन वेटेबिलिटी इन वाटर, ऑब्वियसली नॉन वेट, जब भीगने की बात होती है तो किसमें भीगने की बात होती है? गाने सुने होंगे, तो तेल में थोड़ी होती है, वो पानी में ही होती है ना। बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, तो किसमें भीगोगे? पानी में भीगोगे यार, तेल में थोड़ी भीगोगे। तो भीगने का मतलब पानी ही होता है, तो ऑब्वियसली पानी में नहीं घुलेगा ना, पानी में। यहाँ पे तो बता रहा हूँ, यहाँ पे मतलब पानी वाला ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? अब दूसरी चीज ये है कि फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करेंगे बताओ?
एवरीबॉडी, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करेंगे, तुम्हें क्या लगता है? ये झाग को अरे मान लो झाग थोड़ी देर के लिए बने और तुरंत खत्म हो जाए तो निकालना आसान होगा? हम तो चाहते हैं झाग निकाल लेना तो थोड़ी देर रहे ये, तो फ्रोथ स्टेबलाइजर ऑब्वियसली इस फ्रोथ को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है, क्रेजॉल, एनिलीन, ये सब है, ये तरीका है। तो समझ में आया? तेल और पानी, तेल डालो और निकालो, यही है ना कॉन्सेप्ट? एवरीबॉडी, आवाज आनी आ रही है? आवाज तो आ रही है ना? कितने लोगों को दिक्कत आ रही है? ठीक है फिर, तो बेसिक तकनीक यही है, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। तेल डालिए और निकालिए। और कुछ कलेक्टर जो है वो क्या करते हैं, कलेक्टर जो है वो एकदम नॉन वेटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, और फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करते हैं, फ्रोथ को फर्दर स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है? फिर जब झाग में से तेल निकालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, और फिर जो है यूज करते हैं अलग मेथड्स के लिए। तो एकदम देसी टेक्निक है, समझ में आ रहा है? कन्वेंशनल अप्रोच है एकदम। Write it down. Do you want to write this because this is present in NCERT? Everybody, do you want to draw this? Or can I move ahead? इसमें किसी को डाउट है, मूव कर सकते हैं आगे? ओके, तो प्रोसेस समझ में आया? तेल डालो और निकालो, यही है ना? और किसके लिए यूज करते हैं एवरीबॉडी, किसके लिए यूज करते हैं? अरे बोलो तो, कौन से टाइप के और के लिए? सल्फाइड और के लिए यूज करते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज होती है, डेट इज कॉल्ड डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट एनसीईआरटी ने लिखा है इसके बारे में, ठीक है? डिप्रेसेंट्स, डिप्रेसेंट क्या होता है बताओ? देखो मान लो तुम्हारे पास और इस कुछ इस तरह के, उसमें दो तरह के सल्फाइड हो रहे हैं, पीबीएस और जेडएनएस, ठीक है? पीबीएस भी सल्फाइड हो रहा है और जेडएनएस भी सल्फाइड हो रहा है, तो ऐसे केस में तो दोनों आ जाएंगे ना फ्रोथ में। एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? यदि तुम्हारे पास दो दो सल्फाइड हो रहे हैं तो दोनों आ जाएंगे फ्रोथ में। तो अब हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे बताओ? देखो इसमें यदि तुम NaCl डालोगे या फिर NaCN डालोगे, जो कि Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन जिंक के साथ करेगा, राइट? ठीक है, तो अब जिंक के क्या करेगा, ये जिंक प्लस Cn कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, Zn2 प्लस एंड Cn माइनस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स तुम्हें पता है, कॉम्प्लेक्स होता है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, राइट एवरीबॉडी? तो अब सॉल्युबल इन वाटर है, तो अब ये जाएगा किसमें, फ्रोथ में। तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। तो अब यहाँ पे डिप्रेसेंट क्या है बताओ? यहाँ पे डिप्रेसेंट क्या है? NaCN हुआ ना डिप्रेसेंट, मतलब जो एक चीज को आने दे और दूसरे को ना आने दे। इसमें मतलब दोनों सल्फाइड हो रहे हैं बट फिर भी एक को निकालना है, तो इस तरह का टेक्निक यूज करते हैं। एनी सॉल्ट विथ, यहाँ ये बन जाएगा ना Na2ZnCN4, ये डन। ओके राइट देन, डन नाउ। ओके फाइन, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट लीचिंग। देखो एक और मेथड है लीचिंग, लीचिंग नाम सुना है? देखो इस दिस मेथड इज यूज्ड, इट इज यूज्ड
when the ore is soluble in some suitable solvent, या in suitable solvent हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब ओर जो है वो कोई सुटेबल सॉल्वेंट में घुल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इम्प्योरिटी ना घुले। एवरीबॉडी कुछ समझ में आ रहा है? अरे हमें तो सेपरेट करना है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास है चावल और उसमें नमक है, समझ में आ रहा है? चावल जो है नॉर्मल चावल, उसमें सिर्फ नमक है, तो नमक कैसे सेपरेट करोगे? या फिर चावल में गलती से तुमने नमक गिरा दिया सपोज, और तुम्हें बोला जाके सेपरेट करो, तो तुम क्या कर सकते हो? एक टेक्निक ये है कि तुम पानी में डाल दो, ठीक है, पानी में घुल जाएगा नमक और नमक निकल जाएगा, चावल बच जाएगा, राइट? इट विल नॉट बी soluble in water, so that way you can separate। या फिर प्लास्टिक में नमक है, सपोज प्लास्टिक के कुछ स्क्रैच पार्टिकल्स है छोटे छोटे और उसमें नमक चला गया, तो यू कैन ऐड वाटर, रिमूव सॉल्ट, सो दैट इज वन वे। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से यदि कोई सुटेबल सॉल्वेंट में कोई मिनरल घुलता है और उसका ओर नहीं घुलता है, तो इसमें ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, Al2O3 की बात है। Al2O3 के लिए यूज करते हैं मोस्टली। सबसे पहले लीचिंग ऑफ एल्यूमिना ही पढ़ना है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। तो इसमें करते क्या है, I'll tell you। जैसे तुम्हारे पास जैसे Al2O3 है, ये तुम्हारा प्राइमरी ओर है, तो इसके साथ नॉर्मली SiO2 रहता है। SiO2 तो पता है ना, ये सबसे कॉमन है, और थोड़ा बहुत TiO2 रहता है। तो अब देखो इसमें यदि तुम NaOH डालोगे तो ये दोनों घुलेंगे क्या एवरीबॉडी? ये दोनों उतना घुलते हैं क्या? ये दोनों बहुत कम घुलते हैं। ठीक है, अब घुलेगा कौन? Al2O3। अब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा SI, तो घुलेगा, बहुत कम घुलता है एक्चुअली। SiO2 जो होता है अभिलाषा, दैट इज अ पॉलीमेरिक 3 डायमेंशनल कंपाउंड। इस SiO2 जो होगा वो तो एक तरह से सैंड हुआ ना, वो NaOH में नहीं घुलेगा। यदि तुमने इसको हाइड्रोलाइज करवा दिया और SiOH होल 4 बनवा दिया, तो वो एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो बनता है, ये क्या बनता है? देखो ये बनता है NaAlOH होल 4। ये तो हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं ना, Al2O3 को एक्सेस ऑफ Na में डालने पे ये बनता है NaOH4, पी ब्लॉक में हमने पढ़ा। अब देखो ये क्या है, इसमें तुम CO2 डालोगे या फिर कोई भी एसिड डालोगे, SO2 भी पास कर सकते हो। CO2 क्यों पास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई भी एसिडिक गैस पास कर सकते हैं, SO2 पास कर सकते हैं, SO3 पास कर सकते हैं, बट CO2 क्यों पास कर रहे हैं बताओ? सस्ता है, वेरी गुड, सस्ता है, पैसा कम खर्च करना है अपने को। ठीक है, CO2 बहुत सस्ता है, और सबसे सस्ता एसिडिक गैस CO2 ही है। तो अब उसमें क्या होगा, फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है Al2O3.XH2 में, और ये जो बॉक्साइट है वो प्योर होता है। ठीक है एवरीबॉडी, साथ में जो NaHCO3 बनता है, ये खुद डिसॉल्व नहीं होता, ये खुद PPT होता है। ठीक है, इसको तो सेपरेट कर ही सकते हैं। ठीक है ना, इसको फिर से गर्म करोगे तो Al2O3 मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है एवरीबॉडी? यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? NaOH। तो जैसे हमने प्लास्टिक और नमक को सेपरेट किया था पानी से, तो लीचिंग करने के लिए हमें पानी लग रहा था, यहाँ पे लीचिंग करने के लिए हम NaOH यूज कर रहे हैं। याद रहेगा, आई थिंक ये मेथड समझ में आ गया ना, याद तो रहेगा, ऐसा नहीं कि तुमको रटना पड़ रहा है एवरीबॉडी। ये लॉजिकल ही लग रहा है ना, अब ये तो मेथड है, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, ये आपको याद करना है। मेरे ख्याल से हो भी गया होगा याद। ये रिएक्शंस याद रहेंगे? ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। राइट इट डाउन, लिख लिया तुमने? ओके फाइन। तो नेक्स्ट जो है अदर एग्जांपल्स में लिखा है,
and that is metallurgical extraction of silver and क्या AU, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। देखो इसका एक मेथड का नाम है, दिस इज कॉल्ड मैक आर्थर फॉरेस्ट, ये लोगों के नाम है, साइनाइड प्रोसेस। एनसीईआरटी ने यह नाम नहीं लिखा है, यू कैन ऐड द सेम नेम इन द एनसीईआरटी। ये जो प्रोसेस है ना उसका नाम यही है। दिस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ AG एंड AU, ठीक है, सिल्वर और। तो देखो इसमें करते क्या है, तुम्हारा जो मेटल है उसको तुम ट्रीट करते हो Cn- के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जो कि ऑक्सीडाइज भी करेगा इसको, ठीक है। O2 ऐड करने का मतलब यही है, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा MCn-। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल हो सकता है क्या, AgAu। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है। तो O2 क्यों यूज किया समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब तुम फाइनली इसको कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे जिंक से ऐड करते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा फाइनली, तुम्हें मिल जाएगा जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स वो बना लेगा ना एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है, और तुम्हें मेटल मिल जाएगा। अच्छा यहाँ जिंक क्यों यूज करते हैं, और भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं एवरीबॉडी, जिंक यूज करने के पीछे कोई रीजन। हाँ ये तो मेटल डिस्प्लेसमेंट है ऑब्वियसली, सस्ता है, बहुत अच्छा, तुम लोग सही जा रहे हो। सस्ता ही एक रीजन नहीं है, दूसरा रीजन ये है ना कि बहुत दूसरे एलिमेंट यूज कर लोगे ना तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट रहता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं रहता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सस्ता भी है, अबंडेंट भी है, और फटता वटता नहीं है, रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या है बताओ, NaCl। देखो KCN भी हो सकता है, NaCN भी हो सकता है, NaCN ऐसे ही लिया है मैंने, दोनों पॉसिबल है, एनसीईआरटी ने KCN भी लिखा है, बेसिकली Cn- चाहिए और कुछ नहीं। डन। ओके, अब जो आगे के मेथड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन के बाद नेक्स्ट मेथड क्या आता है, ये तो हमने कॉन्सेंट्रेशन के मेथड पढ़े ना एवरीडी, अब नेक्स्ट मेथड क्या आएगा बताओ। कॉन्सेंट्रेशन की बात तो होगी, अब है क्या, अब है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ठीक है, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। तो कन्वर्जन ऑक्साइड में करना है हमें, तो ऑक्साइड का कन्वर्जन जो है, देखो एक तो होता है इसमें, सबसे पहला मेथड है इसमें कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन नाम सुना हो एवरीबॉडी, हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में गर्म करो इसको। मतलब जैसे बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनेट के लिए, तुमने कार्बोनेट और के लिए पढ़ा होगा क्लास 10th में, पढ़ा होगा शायद, बट ऐसा नहीं सिर्फ कार्बोनेट के लिए, Fe2O3.XH2 इसको भी हीट करोगे तो ये भी कैल्सिनेशन ही है, इसका पानी निकलेगा, तो ये कैल्सिनेशन नहीं है। कार्बोनेट के केस में थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। फिर ZnCO3, ये सब कैल्सिनेशन है।
देखो कार्बोनेट्स के केस में तुम आसानी से हीट करके कन्वर्ट कर सकते हो ऑक्साइड में, कार्बोनेट्स आराम से बन भी जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी रिटर्न? ओके डन, फाइन। तो ठीक है, ये तो बात हो गई। Fe2O3 को भी हीट करना भी कैल्सिनेशन एग्जांपल। हाँ, बेसिकली कैल्सिनेशन इज हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। समझ में आया? एयर के एब्सेंस में गर्म करना है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कार्बोनेट और क्ले यूज करते हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है। ऑब्वियसली कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट? अब देखो रोस्टिंग, देखो रोस्ट तो तुम जानते हो, रोस्टेड पोटैटोज, रोस्टेड फिश। तो रोस्टेड का मतलब क्या होता है बताओ? रोस्टेड वो अलग नहीं जो तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, वो वाले रोस्टेड नहीं। रोस्टिंग का मतलब क्या है? रोस्टिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, ये बताओ एवरीबॉडी। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट? हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग का मतलब तो एयर के प्रेजेंस में ही होता है ना। इज दैट क्लियर? अरे रोस्टिंग मतलब पोटैटो रोस्ट कर रहे हो तुम, तो यू आर रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वो तो समझ में आ ही रहा है। एंड इट इज प्राइमरीली डन फॉर सल्फाइड और सल्फाइड्स के लिए करते हैं, राइट? जैसे PbS को कन्वर्ट करोगे O2 में, तो इट विल बिकम लेट्स से PbO and SO2 will be produced. Fine. So this is roasting. This is primarily done for sulfide ores. Done everyone? इसमें पता है लोग बड़े चालाक होते हैं। इसमें जो SO2 बनता है उसका पता है क्या करते हैं लोग? एवरीबॉडी, जैसे कैल्सिनेशन में जो CO2 बनता है और SO2 बनता है जो रोस्टिंग में, SO2 का यूज करते हैं H2SO4 बनाने के लिए और CO2 का यूज करते हैं H2CO3 बनाने के लिए। देखो दुनिया कितनी मतलबी है, इसको भी जाने नहीं देते। SO2 जो बनता है उसका इस्तेमाल करते हैं H2CO3 बनाने के लिए, और SO2 जो बनता है उसका इस्तेमाल करते हैं H2SO4 बनाने के लिए। तो अब देखो मेटलर्जी के साथ साथ एसिड भी बना रहे हैं, मतलब पूरा प्रोडक्शन लाइन खोज रही है, 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एक साथ, और साथ में एसिड भी बना रहे हैं। ठीक है, तो जो जो चीज मिलती है ना सबको इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। बहुत सारी चीजें एक साथ बनाते हैं फिर तो। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके फाइन। तो ये तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए था। अच्छा, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया हमने फाइनली, यहाँ तक तो हम ऑक्साइड तक पहुंच चुके हैं। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना? एवरीबॉडी, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड करेंगे किसमें? मेटल में। अब देखो ये तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो में नहीं लगता आ गया, कौन रिड्यूस होगा कौन रिड्यूस नहीं होगा।
रिडक्शन करना है ना हमें। एवरीबॉडी कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे या नहीं लगेगा? लगेगा ना? ठीक है। तो अब कौन किसको रिड्यूस करेगा ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे सस्ते होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन होते हैं? एवरीबॉडी सबसे सस्ते कार्बन, कोयला आसानी से मिलता है। फिर कार्बन जो बंद होता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसका +2 है। तो ये दोनों सस्ते होते हैं, बिकॉज देखो ये भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना CO2 में। तो अब देखो कार्बन जो यूज करोगे वो पहले रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होता है CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जो कि काफी सस्ते हैं। ठीक है, ओके। और भी कोई तरीका है क्या एवरीबॉडी? एक होता है और रिड्यूसिंग एजेंट में एक होता है एल्यूमिनियम, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस बोलते हैं, नाम सुना है? 10th में है ये भी, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। इसमें हीट तो इतनी निकल जाती है कि वेल्डिंग कर लेते हैं उससे, रेलवे ट्रैक बना देते हैं उससे। ठीक है, तो अब ये तो एक थर्मिट रिएक्शन है ही। अच्छा अब एक बात बताओ, तो एल्यूमिनियम जो है Al2O3, सपोज तुम्हारे पास भी तो ऑक्साइड ही था शुरू से, इसको कौन रिड्यूस करेगा एवरीबॉडी? Al2O3 भी तो ऑक्साइड ही है ना, इसको कौन रिड्यूस करेगा? तो फिर होता है लास्ट में जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको कोई रिड्यूस नहीं कर सकता उसको इलेक्ट्रिसिटी करेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोसिटी इलेक्ट्रोलिसिस में तो खर्चा है, और उस वक्त इतना टेक्निक नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज करें, खर्चा इतना कौन करेगा। तो इसलिए जब एल्यूमिनियम पहली बार बना तो इसको राजा महाराजाओं ने इज्जत दी और उन्होंने अपने थाली एल्यूमिनियम के यूज किए। बट कुछ सालों के बाद उनको एहसास हुआ कि ये शान शौकत किसी काम की नहीं है, एंड दीज वर पॉपुलर अमंग बेगर्स। ओके, और कोई तरीका है क्या? देयर इज वन मोर टेक्निक एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, ओके, देखो सेल्फ रिडक्शन। अच्छा ये किसी ने क्यों नहीं पूछा कि सर एल्यूमिनियम को तो हम लिथियम वगैरह से भी रिड्यूस कर ही सकते हैं ना, जो कि ज्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किसी ने क्यों नहीं पूछा? और ये किसी ने क्यों नहीं पूछा कि लिथियम को ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे सॉरी एल्यूमिनियम को लिथियम से तो रिड्यूस कर ही सकते हैं ना, सोडियम से रिड्यूस कर सकते हैं। ये क्यों नहीं किसी ने पूछा? पूछना चाहिए था तुम्हें। महंगा है, सही बात है। जो चीज निकालना है उसको निकालने के लिए उससे ज्यादा पैसा थोड़ी खर्च कर दोगे। चलो ठीक है। तो अब देखो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या क्या होना चाहिए बताओ? इसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स यूज करेंगे? जो कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेस एक्टिव मेटल जो उतने एक्टिव नहीं होते, वो इनके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली कार्बन आयरन वगैरह हो गया। एल्यूमिनियम का रिडक्शन कौन करता है? जो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जैसे क्रोमियम हो गया, Mn हो गया, मैंगनीज हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मोस्टली एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। सेल्फ रिडक्शन में आता है HCP। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक नहीं है, ये याद करने का टेक्निक है, HgCuPb। इन तीन एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है एवरीबॉडी? तो अब HCP क्या है? व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन? देखो कई बार ऐसा होता है कि ये एलिमेंट काफी अनरिएक्टिव है, तुम्हें लगता नहीं कि ये बड़ी लेस एक्टिव मेटल्स हैं एवरीबॉडी? तुम्हें लगता है कि ये बहुत लेस एक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको रिएक्ट करने में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। वो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म से ज्यादा, जैसे इनका SRP जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इनको रिड्यूस करो तो वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। ये बात तो तुम्हें पता ही है ना एवरीबॉडी? तुम्हें ये बात पता है कि इनको रिड्यूस करोगे तो वो ज्यादा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो इनको इस तरह से इनके ऑक्साइड और सल्फाइड और को एक साथ हीट करोगे ना तो ये खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, Cu2O और Cu2S को हीट कर दोगे तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा।
और साथ में जो SO2 बनेगा उसका इस्तेमाल तो तुम कर ही सकते हो, किसके लिए कर सकते हो बताओ? उसका इस्तेमाल कर सकते हो किसके लिए? एवरीडी बताओ किसके लिए कर सकते हो? उसका इस्तेमाल H2SO4 के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, उसके साथ साथ PbO और PbS इसको हीट करोगे साथ में, देन you will be getting, just a minute, this is let's say PbO, so that way you will be giving Pb plus SO2. उसी तरह से you can also use this for Hg, HgO plus HgS, right? So that will also give you Hg plus SO2. HgO and HgS। ठीक है, डन। Okay, then write it down. ओके, अच्छा, अब क्या तुम्हें लगता है कि चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट किसी और के ऊपर डिपेंड करता है? एवरीबॉडी सी, चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये समझ में आ रहा है? इज आल्सो थर्मोडायनेमिक। अब ये थर्मोडायनेमिक कहां से आ गया? इज आल्सो थर्मोडायनेमिक, इसका मतलब क्या है? दैट इज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये कैसे बात कर रहे हैं, जरा इसको समझते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे तो क्या हम लोग हर बार एसआरपी निकालते थे, टेम्परेचर फिक्स कर देते थे? क्या करते थे? टेम्परेचर बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस, तो पैरामीटर सेम कर देते थे। यहाँ तो अलग अलग टेम्परेचर पे होगा ना एवरीबॉडी? यहाँ पे टेम्परेचर सेम है क्या? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे टेम्परेचर सेम है क्या? यहाँ पे तो टेम्परेचर सेम नहीं है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर सेम नहीं है तो कोई कॉमन ग्राउंड है जिसपे हम कंपेयर कर सकते हैं? एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड है जिसपे हम कर सकते हैं टेम्परेचर कंपेयर? नहीं कर सकते। नर्स्ट इक्वेशन भी अप्लाई करते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लगाते हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना होगा? थर्मोडायनेमिक्स यूज करना होगा, डेल्टा जी यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। यदि तुम इनफैक्ट यदि तुम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चूज करते हो, मतलब मेटलर्जी चूज करते हो या फिर केमिकल लेते हो, तो उस केस में तुम्हें ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पायरोमेटलर्जी की। तो पायरोमेटलर्जी क्या है? तो बेसिकली द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स, are used to decide the best reducing agent for a particular ore, at a temperature, at a certain temperature, using pyrometallurgy। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। इसको आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इसका काम ये है कि कौन सा टेम्परेचर पे विच रिड्यूसिंग एजेंट विल बी बेस्ट, ये डिसाइड करता है।
Everybody done? Okay, right down. Done everyone? Okay. So I hope you guys have understood कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल अब हम करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत है? देखो, एलिंघम डायग्राम इज वन ऑफ द टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट और जो कि पूछे जाते हैं मेंस में, खास करके एडवांस में तो नहीं पूछा गया अब तक। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। So can we just get back to thermodynamics for a while and see कि हमें क्या करना था। देखो, बेसिकली तुम्हारे पास यही था कॉन्सेप्ट कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। वी एम नॉट राइटिंग डेल्टा जी नॉट बिकॉज वो स्टैंडर्ड के लिए होता है, राइट। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है प्लस CO2 गैस बनता है, राइट। तो तुम्हें नहीं लगता इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है, इंट्रोपी बढ़ रही है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें इंट्रोपी बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। अब देखो, यदि रिएक्शन में इंट्रोपी बढ़ रही है और डेल्टा एच पॉजिटिव भी है तो भी ये रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे फेवर होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाली चीज पॉजिटिव है और ये वाली चीज ओवरऑल नेगेटिव कर देगा हायर टेम्परेचर पे। तो यदि इंट्रोपी बढ़ रही है, यदि डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इज एट हायर टेम्परेचर। ये समझ में आता है ना? ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। यदि किसी रिएक्शन में इंट्रोपी बढ़ रही है तो वो रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट करने पे होते हैं ना, सबके सब में एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे PCl5 को हीट किया, PCl3 प्लस PCl2 बना। यहाँ पे ये गैस है तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना, सॉलिड है इधर। तो और या फिर PCl5 को हीट करें तो दो मॉलिक्यूल में है, डिसोसिएट हो जाता है। तो जब भी एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है ना एवरीबॉडी, ये बात तो आपको पता ही होगी, जब भी एंट्रोपी बढ़ती है, जिस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ती है वो ऑलवेज हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यदि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बना रहा है तो हायर टेम्परेचर पे बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ये बताता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर्स। फाइन। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा, कैन यू सी फिगर 6.4? कैन यू जंप टू फिगर 6.4? मैं एक बार दिखाऊंगा फिर डेफिनेशन वगैरह लिखा दूंगा, बट पहले समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। डेफिनेशन तुम्हें चमकेगा नहीं कि वो क्या बोला जा रहा है। तो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक जो हमने बताया वो है। आइए पेज 6.4 पे एनसीईआरटी के अंदर मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। पेज आई डोंट नो, पेज इट विल डिपेंड ऑन द वर्जन यू आर यूजिंग, द एडिशन यू आर यूजिंग। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिंघम डायग्राम की। इट वाज गिवन बाय अ engineer whose name was J.T. Ellingham, sorry H.J.T. Ellingham। ये हमारा टॉपिक है एलिंघम डायग्राम। व्हाट इज एलिंघम डायग्राम? बेसिकली इसी में यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स टू प्रिडिक्ट। एनसीईआरटी नहीं है आप लोगों के पास? एवरीबॉडी, एनसीईआरटी कितने लोगों के पास नहीं है? देखो पहले थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं एलिंघम डायग्राम। देखो क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
of delta G versus temperature. Just a minute. The graphical representation of delta G versus temperature is done. The graphical representation of delta G versus temperature is done to identify a suitable reagent, to identify a suitable reducing agent for the reduction of a ore. वही चीज है जो हमने डेफिनेशन लिखा था ना, reduction of an ore at a particular temperature. ठीक है, ओके। तो अब करते क्या है, डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं। डेल्टा जी वर्सेस टी। एक और चीज देखना, इन ऑल द रिएक्शन द कोफिशिएंट ऑफ O2 इज केप्ट 1। तुम्हें दिख रहा है क्या? द कोफिशिएंट, तुम देखो ग्राफ में जितने रिएक्शन लिखे हैं उसमें ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है तुम्हें? सारे रिएक्शन देखो, सारे रिएक्शन में ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है तुम्हें? सारे रिएक्शंस में यू विल सी कि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट हर बार 1 है। तुम्हें लगता है ऐसा कुछ रीजन होगा या ऐसे ही 1 दे दिया है? थोड़ा सोचो ऐसा क्यों किया गया? सारे रिएक्शंस को इस तरह से लिखा गया है कि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 हो जाए। देखो 4/3 कर दिया गया है, 2 कर दिया है, इस तरह से किया है कि हर केस में लिखा इस तरह से गया है कि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 हो। They have been written in a way that oxygen coefficient becomes 1 in all the reactions. Okay, पहले इसको लिख लीजिए, I'll explain that. हाँ, कंपेयर करने के लिए ही है वो। ठीक है, राइट इट डाउन। पहले ये डेफिनेशन लिख लो। तुम्हारा लॉजिक क्या था कथन, मैं देखा नहीं। स्टैंडर्ड डेल्टा इज ना ना वैसा कुछ नहीं है। Written everyone? Okay Aditya, I'll come to your point. Okay, done, fine. ठीक है, ये सब बातें तो हम करेंगे डिटेल में कि क्यों क्या होता है, बट हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, अच्छा कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है। जैसे ये जो ग्राफ हम बनाएंगे किसके बीच में बनाएंगे? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में बनाएंगे, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, मान लो ये तुम्हें दिख रहा होगा कई बार स्लोप चेंज हो जा रहा है। स्लोप चेंज क्यों हो रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ ग्राफ में तुम्हें दिख रहा होगा स्लोप चेंज हो जा रहा है, ये क्या बताता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास डेल्टा जी है, डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस है, तो इसका स्लोप क्या है एवरीबॉडी? स्लोप माइनस डेल्टा एस है ना। तो कई बार देखो ये चेंज कर गया स्लोप। स्लोप का चेंज होने का मतलब क्या है? स्लोप चेंज होने का मतलब ये है कि स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, इस तरह का कुछ हुआ। समझ में आ रहा है? स्लोप चेंज का मतलब है फेज चेंज। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो 3 बार ऐसे कुछ ग्राफ बना रहा है तुम्हें, एलिंगहम डायग्राम में 2 बार बना, इसका मतलब क्या है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? हायर टेम्परेचर पे तो तुम्हें गैस ही मिलेगा ना। इसका मतलब 2 बार फेज ट्रांजिशन हुआ, ये फेज चेंज 1 और ये फेज चेंज 2। ये बात सबको समझ में आ रहा है? जब जब स्लोप चेंज तब तक डेल्टा एस चेंज ना।
स्लोप चेंज हो जाने का मतलब है एंट्रोपी चेंज हो रहा है, जो कि कब चेंज हो सकता है बताओ एवरीबॉडी। स्लोप चेंज होने का मतलब यही है कि एंट्रोपी चेंज हो रहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है। तो स्लोप चेंज रिप्रेजेंट्स फेज ट्रांजिशन, स्लोप चेंज रिप्रेजेंट्स फेज ट्रांजिशन। और हाईयर टेम्परेचर पे तो तुम्हें पता ही है, हाईयर टेम्परेचर पे जैसे सॉलिड है तो लिक्विड होगा, लिक्विड है तो गैस होगा। ये लिख लीजिए, एक पॉइंट है ये इसका, एनसीईआरटी में भी लिखा है भाई ये बात, ठीक है। डन एवरीबॉडी। ओके, कैन आई स्क्रॉल? डन एवरीवन, कैन आई स्क्रॉल? ओके ठीक है, वेट कर रहा हूँ। अब हो गया सबका लिखने का काम? प्लीज गाइस रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आपका लिखने का काम हो गया? ओके। अच्छा एक बात बताओ, मान लो डेल्टा जी नेगेटिव है। सी, डेल्टा जी मतलब जैसे ये तुम्हारे पास है Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। अब डेल्टा जी हमने बोल दिया नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसका फॉर्मेशन का डेल्टा जी नेगेटिव है, तो डिकम्पोजिशन का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा ना। समझ में आ रहा है? स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है द ऑक्साइड विल नॉट डिकम्पोज ऑन इट्स ओन, द ऑक्साइड विल नॉट डिकम्पोज ऑन इट्स ओन, ये अपने आप तो डिकम्पोज नहीं होने वाला। ये भी जानकारी हमें पता चल जाता है ना ग्राफ से। तो कि जिस टेम्परेचर पे पॉजिटिव हो जाएगा उस टेम्परेचर पे अपने आप मान लो एट ए टेम्परेचर टी है, या T1 बोल देते हैं, ऑन इट्स ओन एट T1, अपने आप पे T1 पे तो डिकम्पोज नहीं होने वाला है। ये बात सबको चमक रही है या नहीं चमक रही है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यानी इसको तो रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा ना, यानी RA कंपलसरी है भैया, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके। और यदि डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो मतलब मान लो कोई मेटल है जो कि इस तरह से रिएक्ट करता है, और ये डेल्टा जी पॉजिटिव आता है किसी टेम्परेचर T2 पे, यानी ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव है, तो तुम्हें नहीं लगता ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा? नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड। हमें तो मेटल में कन्वर्ट करना है ना भैया, हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए कथन, हमें तो मेटल चाहिए ना, तो मेटल तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये खुद ही तो नो RA रिक्वायर्ड एट, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की अपने को जरूरत ही नहीं है एट T2। यदि हम इसको सिर्फ T2 पे गर्म कर दें तो अपना पैसा नहीं बचेगा, सिर्फ गर्म कर दें तो अपने आप मेटल मिल जाएगा। तो ये भी तो देखना है ना कि कहाँ पैसा बच रहा है, कहाँ गर्म करने से फायदा है और कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लगाने से फायदा है, सोचना पड़ेगा नहीं। कॉस्ट मिनिमाइज करना है अपने को, मुनाफा कमाना है ना, पैसा ही पैसा, वैसा सोचना है। नहीं तो वो देखेंगे कि कहाँ पे क्या रिड्यूसिंग एजेंट लग सकता है, ये पहले तो कंसेप्ट समझो ना कि क्या यूज हो रहा है, पैसा कहाँ कम लगेगा वो तो देखेंगे।
डन एवरीवन? ठीक है। हाँ ये अच्छा ये बोल रहे हो क्या एमजीओ लिख दिया यहाँ पर, एमओ लिखने बोल रहे हो, ये बोल रहे हो मेटल ऑक्साइड? हाँ ठीक है, मैंने मैग्नीशियम के हिसाब से लिख दिया था। ठीक है ठीक है, एमओ लिखो, मेटल ऑक्साइड। डन। अच्छा ये एक चीज देखो कि इन सबको सल्फाइड्स के लिए नहीं करते, समझ में आ रहा है? आरए का रिपीट, अरे यहाँ पे ये इसका जो रिडक्शन है वही खुद डिकम्पोजिशन, मतलब डेल्टा जी फॉर रिडक्शन इज इटसेल्फ नेगेटिव। तो जब डेल्टा जी रिडक्शन का खुद ही खुद नेगेटिव है, तो इसको क्या जरूरत है किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की? अपने आप इसका डिकम्पोजिशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है तो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा ना। तो जरूरत ही नहीं है इसको, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप गर्म करो रिड्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ओके देखो, सिमिलर डायग्राम्स कैन बी कंस्ट्रक्ट, देखो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि देखो क्या ये डायग्राम्स हम सल्फाइड्स और हैलाइड्स के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं? देखो कोर्स में नहीं है वो, कर सकते हैं बट दैट इज नॉट इन कोर्स। एक्चुअली उनका बड़ा डिफिकल्ट होता है। सिमिलर डायग्राम्स, सिमिलर डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन फॉर, जैसे एनसीईआरटी की लाइन है mx सल्फर एंड इस तरह से MxCl2, इनके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है एवरीबॉडी? अरे सारे एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं, जैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किए क्योंकि सबके ऑक्साइड मिल जाते हैं, सबके सल्फाइड सबके क्लोराइड बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? जैसे ऑक्साइड से कंपेयर किया तो सबके ऑक्साइड बनते हैं, तो सबके सल्फाइड बनाने पड़ेंगे, सबके क्लोराइड बनाने पड़ेंगे, और सर सल्फाइड और सल्फाइड में कंपेयर करेंगे, फिर सल्फर का कोफिशिएंट सेम रखेंगे। तुम्हें नहीं लगता है ये ज्यादा खर्चीला काम होगा? पैसा कमाना है ना अपने को। ऊपर से डेल्टा जी के जो वैल्यूज हैं, डेल्टा जी की जो वैल्यूज हैं, समझ में आ रही बात? वो तो बड़े नेगेटिव पॉजिटिव रहती है ना, तो वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए नहीं करते इसको। एंड these are not feasible, these are not done because of, these are not done actually। अरे आई विल कम टू दैट कथन, आई हैव नॉट कम टू दैट पॉइंट की वाई इज, मतलब उसकी बात मैंने अभी तक की नहीं है, आई विल कम टू इट। ठीक है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता हूँ ताकि तुम सब सोचते रहो, सो दैट इज टू कीप यू एंगेज्ड। आई विल आंसर इट, डोंट वरी, एट द राइट टाइम आई विल आंसर इट। बेसिकली किसी बच्चों ने तो आंसर दिया था ना, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करोगे तो O2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन आ जाएगी, ये रीजन है। ठीक है कथन? तो these are not done because of economical and thermodynamic reason, because of अवेलेबिलिटी नहीं है सबसे पहले तो, और अवेलेबिलिटी करोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिकल एंड थर्मोडायनेमिक रीजंस। तो एवरीबॉडी आप लोग को ये समझ में आया कि बेसिकली एलिंगम डायग्राम का यूज क्या है? तो इतना तो समझ में आया ना? इज दैट Cl, which Cl are you talking about? इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल, थर्मोडायनेमिक रीजन, क्या दिक्कत है? mx sense मतलब mx sense, and then can you please unmute yourself Abhilasha? Let me give you permission to unmute. बोलो। Similar diagrams can be drawn for MXS metal sulfide and MXCl metal chloride. These are not done, इनका डायग्राम नहीं बनाते क्योंकि एक तो उनके सारे क्लोराइड, सबके क्लोराइड्स अवेलेबल नहीं है। बनाएंगे यदि अवेलेबल नहीं है फिर भी दूसरे मेथड से हम बना तो सकते ही हैं, तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, और हमें खर्चा तो कभी बढ़ाना है नहीं, हमें तो पैसा कमाना है ना। ओके
आगे बढ़ जाए। सो दिस वाज अबाउट, देखो बेसिकली तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके बस ये पता करना है कि कौन से टेम्परेचर पे क्या सही तकनीक है। तो तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज है? इसमें ही मेन खर्चा होता है। और इसी का जो डिसीजन है कि कौन सा तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, इससे ही तुम्हारा जो मेटलर्जी का क्या बोलते हैं उसको, ये सेटअप बनता है ना, प्रोडक्शन लाइन, उसके बेसिस पे ही बनता है कि विच इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। समझ में आ रहा है? तो वो तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना। और मेटलर्जी में ज्यादातर लोग, यदि तुम इफ यू प्रेफर टू चूज दिस ब्रांच, देन यू विल बी स्टडीइंग दिस पार्ट ओनली। एक ऊपर कर रहे हैं, राइट इट डन। रिटन एवरीवन। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं क्या? एवरीबॉडी, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं? ये एकदम क्या, एकदम मतलब जिसको बोलते हैं रामबाण, हर जगह काम करेगा क्या ये? एवरीबॉडी, ये हर जगह काम करेगा क्या? अच्छा देखो, कई बार क्या होता है ना, रिडक्शन तो बता देगा कि इस टेम्परेचर पे ये रिड्यूस हो जाएगा, बट वो रिएक्शन काफी स्लो हो और बाकी रिएक्शन उससे ज्यादा तेज चल जाए। समझ में आ रहा है? मान लो दो रिएक्शंस को ऐड करोगे, एक रिएक्शन बहुत स्लो है, दूसरा रिएक्शन बहुत फास्ट है, अब कर दो दोनों को एक साथ। समझ में आ रहा है? तो रिड्यूस होगा ही नहीं। तो अब काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? एवरीबॉडी, काइनेटिक है कि नहीं इंपॉर्टेंट? रिएक्शन का टाइम भी तो होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इट डज नॉट टेल अस, इट डज नॉट कंसीडर, इट डज नॉट कंसीडर काइनेटिक्स। सबसे पहले काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शन तो एकदम स्लो होंगे और इक्विलिब्रिया जैसे चलेंगे। some reactions could be very slow or some of them could be very fast. Some of them could be very slow, बहुत स्लो हो सकते हैं, and few could be very fast, कुछ बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो उसमें कोई कंपैरिजन होता है क्या? एवरीबॉडी, कोई कंपैरिजन होता है यहाँ पे? नहीं होता ना। तो एक लिमिटेशन है ना, फंस सकती है बात। कोई दिक्कत है? तो ये लिखो पहले तो कि रिलेटिव रिएक्शन रेट की यहाँ बात ही नहीं होती। कुछ इतने स्लो हो सकते हैं कि इक्विलिब्रिया में चले जाएं। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी इज प्रिज्यूम ऑन द कंडीशंस दैट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो? दे हैव सेम रिलेटिव रिएक्शन रेट्स। ये समझ में आ रहा है? दे हैव सेम रिलेटिव रिएक्शन रेट। जैसे सपोज राम और श्याम बाइक चला रहे हैं, बात करते हुए अलग अलग बाइक पे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि उनकी बात हर बार हो सकती है? बीच में ट्रक आ गया तो डाइवर्जन आ गया, किसी का स्पीड बढ़ गया, किसी की स्पीड कम हो गया, तो उनकी बातचीत हमेशा हो पाएगी क्या? ये तो तभी होगी ना जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब जीरो है हर बार, या और वो तो तभी होगा जब दोनों साथ एकदम चुप शांति से नॉन जीरो वेलोसिटी से बैठ जाए। जैसे तुम्हें किसी से बात करनी होती है तो तुम क्या बोलते हो? आओ बैठो बात करते हैं, राइट? सो यू वांट योर रिलेटिव वेलोसिटीज टू बी जीरो। तो यहाँ पर तो ये माना गया है ना कि देयर रिलेटिव रिएक्शन रेट्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये माना गया है कि रिलेटिव रिएक्शंस रेट्स आर इक्वल एंड दे आर in a state of equilibria with each other. Is that clear? Is that clear everybody? It is based on the assumption, एक सेकंड मैंने लिख देता हूँ। It is based on the assumption that
the relative reaction rates, the relative reaction rates, just a minute, are same for all the reactions. That is, they are in a kind of equilibrium. ये हर बार ट्रू नहीं होता है, इसलिए तो लिमिटेशन है. That is, they are in a state of equilibrium. एक तरह से सब इक्विलिब्रिया वाले स्टेट में रहेंगे. Done. Okay, then write it down. आगे बढ़ते हैं हम. तो देखो, आप एलिंघम डायग्राम के एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया. अब आपको काफी क्लैरिटी है एलिंघम डायग्राम को लेके. इज दैट क्लियर? अब तक अच्छा खासा आइडिया है ना आपको कि व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इट इज डन, राइट? अब देखो क्या है, लेट अस ड्रॉ इट. जैसे डेल्टा जी प्लॉट करते हैं, डेल्टा जी जस्ट इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट. अब देखो क्या है, यहाँ पे जीरो तो जीरो नहीं रख सकते, 0 डिग्री सेल्सियस रख लो. जैसे मान लो ये एनसीईआरटी वाली ही है, 1100 लिखा है, ठीक है. ये है एमजीओ की लाइन, ये एमजीओ की लाइन है. दिस इज द रिएक्शन एमजी प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है. और ये सपोज Al2O3 की लाइन है. दिस इज रिटन 4/3 Al प्लस O2 गिव्स यू 2/3 Al2O3, ठीक है. तो इस पॉइंट है ये, इसका यहाँ पे लिखा है कुछ वैल्यू, इट इज समथिंग इन बिटवीन 1100. तो ये देखो क्या है. तो ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये नेगेटिव, जैसे ये मान लो यहाँ पे 0 जाता है, तो जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करता, ये लास्ट टॉपिक ही रहेगा, डोंट वरी. जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करता, तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल्फ डिकम्पोजिशन. ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये बात सबको चमक रही है, नहीं चमक रही है? और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस सेल्फ डिकम्पोजिशन, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. स्पॉन्टेनियस सेल्फ डिकम्पोजिशन, सेल्फ डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस. ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? कुछ तो बोलो. नहीं बोलोगे? ठीक है. तो यदि इस लाइन के नीचे है और वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह के लिए तो 4000 5000 6. अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी एलिमेंट के लिए रिड्यूस करने का टेम्परेचर हमको 10,000 डिग्री सेल्सियस लगता है, तो क्या हम एटॉमिक बॉम्ब बना इतना टेम्परेचर रेज करने के लिए? कंट्रोल करना कितना खर्चा होगा? इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम उतना ज्यादा खर्चा करेंगे क्या? जैसे एल्युमिनियम के केस में, जैसे कुछ एलिमेंट्स के केस में वो 5000 7000 8000 पे चला जाता है टेम्परेचर, और वो तो उस टेम्परेचर पे मेटल वेपराइज कर जाएगा. समझ में आ रहा है? और वो आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो प्लाज्मा बन जाएगा वो, ठीक है. तो अब हम इसके, अब मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो हम वो यूज नहीं कर सकते. एक चीज यहाँ देखो, एक चीज, ये O2 है, यहाँ भी O2 है, हर जगह O2 का कोफिशिएंट 1 रखा है. इसका रीजन सीधा सा ये है, मान लो इस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं और ये वैल्यू कुछ भी दे रखी है, लेट्स से दिस इज 10A टेम्परेचर T1, लेट्स से दिस इज, तो ये वैल्यू इस रिएक्शन के लिए आपके पास है 2 MgO plus O2 gives 2 MgO. मान लो ये लिख रखा है तुम्हें -1190 किलो जूल, ठीक है. अब ये Al2O3 plus O2 है, ये बन रहा है, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं 1050, मैंने रैंडम वैल्यू ले ली. अब एक बात होता है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है इस टेम्परेचर पे? ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल है. ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इन दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछी जाए, तो ये टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बताओ? MgO की स्टेबिलिटी Al2O3 से ज्यादा है. ये चमक रहा है सबको एवरीबॉडी? MgO की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि डेल्टा जी फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव है. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी.
इसलिए ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल है इससे, राइट? MgO इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज मोर नेगेटिव डेल्टा जी। तो अब एक काम करो, हम रिएक्शन 2 को उल्टा करके रिएक्शन 1 में ऐड कर दें तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगा। एवरीबॉडी, हम रिएक्शन 2 को उल्टा करके रिएक्शन 1 में ऐड कर दें तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो देखो कर लेते हैं नेगेटिव, देखो इससे हमें अब फायदा क्या है जरा देखो। 2/3Al2O3 gives 4/3Al plus O2। अब अपना O2 कैंसिल हो जाएगा। ये -1090 लिखा था मैंने, कितना लिखा था एक सेकंड, चैट बॉक्स की वजह से मुझे दिख नहीं रहा, 1190 लिखा था मैंने, इसको 1090 कर दो, 1090 ठीक, और ये हो जाएगा +1050 किलो जूल। Okay, now if you add these तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2mg plus 2Al2O3, this will give you 2mgO plus 4/3Al। तो अब डेल्टा जी आ रहा है माइनस कितना आ रहा था, -40, यानी ये मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है। तो ये समझ में आ रहा है, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। एलिंघम डायग्राम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो नीचे लाई करता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये नीचे लाई कर रहा है यानी ज्यादा स्टेबल है, ये इसको रिड्यूस कर सकता है, एंड दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ थर्मिक रिएक्शन टाइप ही है। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिग्निफिकेंस कुछ खास यही है कि फेज चेंज हो जाता है, बस एंट्रोपी चेंज होता है। तो एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है कि जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं। नीचे वाले जो लाई करते हैं ना, जो नीचे लाई करते हैं लिंगम डायग्राम में, वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं। O2 का कोफिशिएंट 1 रखने का रीजन सबको समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाई हैव वी टेकन द कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए 1 रखा है। अच्छा, बट एक्चुअली में क्या मैग्नीशियम को एल्यूमिना का रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, बताओ एवरीबॉडी। एक्चुअली में क्या मैग्नीशियम को यूज करते हैं? पता है क्या रीजन है? सस्ता नहीं है ना। थर्मोडायनेमिकली तो हो रहा है, मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है, बट बात है पैसे की, घुमा फिरा के बात पैसे की आ जाती है, पैसे के ऊपर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, थर्मोडायनेमिकली MgO can reduce alumina but this is not but it is not cost efficient। पैसा इनफैक्ट यूज करते ही नहीं है, खर्च पैसे की बात है भाई, बात पैसे की है। ओके, राइट डाउन। डन एवरीवन? Mg कैन रिड्यूस आएगा, कैन रिड्यूस आएगा बट इट इज नॉट यूज्ड। अच्छा MgO बोल रहे हो, अच्छा हाँ Mg आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, Mg आएगा, MgO नहीं आएगा, ठीक है Mg आएगा। नहीं मैं समझ गया, सही बात है तुम्हारा। अरे जिसका 0 के ऊपर है, यहाँ पर डेल्टा जी, इस रीजन में डेल्टा जी फॉर्मेशन नेगेटिव है,
यानी कि वो स्टेबल है, और यहाँ पे डेल्टा जी फॉर्मेशन पॉजिटिव है यानी कि अनस्टेबल है, तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही है ना कंसेप्ट। डेल्टा जी फॉर्मेशन नेगेटिव है यानी कि वो अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा, उसको रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, और यदि डेल्टा जी फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। यही कंसेप्ट है और क्या। किसी को डाउट है इसमें? तो देखो, दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी, विल टेक क्लासेस सेपरेटली, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे एक दो, प्रोबेबली सैटरडे संडे मंडे ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटलर्जी। आई होप इतना बोरिंग लगा क्या तुम्हें? ठीक है, ठीक है, मंडे को नहीं रखेंगे, डोंट वरी। तो ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को? देयर इज समबडी हु इज सेइंग मंडे को पूजा है और उसके घर पे पूजा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एवरीबडी, किसी को डाउट है आज की क्लास में? इस बार एग्जाम शायद थोड़ा लेट ही होगा, तुम लोग को उतना टेंशन मत लो, एग्जाम थोड़ा लेट ही होगा। ठीक है, आई स्केड्यूल, आई टेल यू, डोंट वरी। तो एक आपका होमवर्क क्या है पता है? आपको मेटलर्जी पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा पढ़ना है, और डी और एम ब्लॉक भी पढ़ना है। देखो, मेटलर्जी अब तक तुम्हें उतना बोरिंग नहीं लगा होगा, तुम्हें मेटोर्स के नाम याद करने के लिए मैंने बोला है, मुझे लगता है बाकी चीजें तुम्हें क्लास में साथ के साथ याद हो गई होगी। देखो, और के नाम याद करने हैं वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे तुमको पता है क्लास में गए तो नए दोस्तों से मिलेंगे, उनके नाम तुमको याद करने पड़ेंगे, उनके चेहरे रटने पड़ेंगे, चेहरे बार बार देखोगे, उनसे रोज मिलोगे तो याद रहेंगे। ठीक है, सो किसी को डाउट नहीं है तो आपको होमवर्क मैंने बता दिया, आपको क्या है? आपका होमवर्क है वही जो मैंने बताया। क्या? आपको एडलर्जी पढ़ना है पूरा, और एनसीईआरटी से, ठीक है, और बाकी डी और एफ ब्लॉक भी पढ़ना है एनसीईआरटी से। चलो फाइन गाइस, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।